हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। इस पे जो हमको पढ़ना है, वर्क, एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतनी चीजें हमको पढ़नी है। तो पहले तो हमको वर्क की डिफिनीशन आनी चाहिए कि वर्क कहते किसे हैं। तो वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट ऑन इट। वर्क क्या होता है, काम करना कब कहा जाता है? जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाए। अब बल लगाने के फलस्वरूप उसमें विस्थापन हो जाए। मतलब कोई वस्तु यहाँ पे हमारी रखी गई है, उसको बल लगाया गया। मान लीजिए यहाँ पे ये बॉक्स रखा गया, ये रखा गया एक बॉक्स, और इस पे हमने क्या किया, बल लगा दिया। बल लगाया। अब बल लगाने के फलस्वरूप ये बॉक्स डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया। तो ये वर्क डन कहा जाएगा। ये वर्क डन कहा जाएगा। हमने इसको पुश किया। पुश करने के कारण इसकी स्थिति ए से बी पर हो गई। तो ये क्या कहलाएगा? वर्क डन कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट का होना बहुत जरूरी है। वर्क जो होता है उस पे फोर्स लगे, अब प्लस डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होता है तो वर्क डन नहीं कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन नहीं कहा जाएगा। उदाहरण स्वरूप हम आपको कई उदाहरण दे सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आप मकान की दीवार को गिरा दीजिए, आप दिन भर उस पर धक्का देते रहे, दिन भर कूदते रहे, दीवार पे लात मारते रहे, मुक्का मारते रहे, और दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, दीवार अगर नहीं गिरती है तो वर्क डन नहीं कहा जाएगा। ये जान जाइए। अगर क्या कहते हैं, वर्क डन कब है? जब हमको कोई काम दिया जाए और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, उधर हम क्या कहते हैं कि कार्य करने की दिशा में ही डिस्प्लेसमेंट करें, उसके विपरीत दिशा में डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो निगेटिव वर्क हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव वर्क दिशा में ले जाते हैं, जिधर हमारा काम करना है उधर ही डिस्प्लेसमेंट करें, तो वह क्या कहते हैं कि वर्क डन कहा जाता है। कोई काम करना जब होगा जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाए, अब बल लगाने के फलस्वरूप उसमें विस्थापन हो। जैसे तुम देखते होगे क्रिकेट का गेम होता है, तो बॉल पे बैट्समैन बैट के द्वारा बल लगाता है और बॉलर हाथ के द्वारा बल लगाता है। हाथ के द्वारा बल लगाने के फलस्वरूप गेंद क्या कहते हैं, बैट्समैन के पास पहुंचती है। तो यहाँ पे वर्क डन कहा गया कि ये काम हुआ है। दूसरी चीज, बैट्समैन जब उसको बॉल को मार देता है हाथ से, बैट से, और वो गेंद जो है बाउंड्री लाइन पार हो जाए, चाहे कुछ दूर पहुंच जाती है, तो वहां पे भी वर्क डन कहा जाता है। जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो चाहे अधिक डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन नहीं है, ये कहा जाता है। ये स्पष्ट जानिए। तो पहली चीज है, वर्क के लिए क्या हो गया? वर्क के लिए दो बातें आवश्यकता हुई। वर्क बराबर होगा, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीजें आवश्यक हो गई। दो चीजें हमारे वर्क होने के लिए बहुत जरूरी है। अगर क्या कहते हैं कि अगर ये दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो क्या कहते हैं कि वर्क डन नहीं कहा जाएगा। हमने बल लगाया, हमने उदाहरण दे दिया। एक बहुत बड़ा बक्सा है, बच्चे से कहा गया ढकेल के इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, नहीं हिला बक्सा। बल तो लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए कार्य नहीं कहा जाएगा। हम ट्रक खड़ा था, उसको हाथ से ढकेल रहे थे, ट्रक 1 इंच नहीं हिल पाया, तो ये क्या, वो वर्क तो किया हमने, फोर्स तो लगाया, वहां पे नहीं, वर्क नहीं किया। फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं हुआ। होना जरूरी ये है कि हमारा वर्क जब भी होगा जिस पे फोर्स लगाए और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तभी वर्क डन कहा जाता है। अदरवाइज वर्क डन नहीं कहा जाता है। किसी को मकान तोड़ने का काम दिया गया, हथौड़ा से दिन भर पीट रहा है, और अगर मकान नहीं टूट पा रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब उस वस्तु को उठाकर कुछ दूरी या कुछ समय के लिए हम उसको विस्थापित कर दें, उसके मूल स्थान से हटाकर कहीं और रख दें, तभी वर्क डन कहा जाता है। अदरवाइज वर्क डन नहीं कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई?
तो ये वर्क की हमने डिफिनीशन बताई आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब वर्क कौन सी है, क्वांटिटी कौन सी है, बात आती है कि वर्क क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ये आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था, एक दिन हमने पढ़ाया था सदिश और अदिश राशियां पढ़ाया था। तो वर्क डन में क्या है, वर्क डन जो है अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अदिश राशि क्यों है, इसलिए कि काम हम चाहे पूरब दिशा में बैठ के करें, चाहे पश्चिम दिशा में बैठ के करें, चाहे उत्तर दिशा में बैठ के करें, चाहे दक्षिण दिशा में बैठ के करें, दिशा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि नहीं भाई हम पूरब दिशा में जाके काम करेंगे तो बहुत ज्यादा काम कर लेंगे, पश्चिम दिशा में अगर काम करेंगे तो कम काम होगा, और दक्षिण जाएंगे तो कम और कम हो जाएगा, उत्तर जाएंगे तो हो सकता है बढ़ जाए काम। तो वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी है। इस बात को ध्यान रखना कि वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर माने अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। नोट करते चलिए, जो बातें बता रहा हूं वो पॉइंट की बातें, उनको नोट कर लीजिए। पहली बात हमने बताई, वर्क है क्या चीज, किसी वस्तु पे बल लगाया जाए, अब बल लगाने के फलस्वरूप उसमें विस्थापन हो जाए तो वह कार्य करना होना पाया जाता है। अगर विस्थापन नहीं होता है फोर्स के द्वारा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं है। दूसरी चीज, वर्क के लिए हमने फॉर्मूला दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी क्या कहते हैं कि मात्रक क्या होगा, अब पूछ दिया जाए कि भाई वर्क का मात्रक क्या है, तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक होता है मीटर। न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो गया, बात समझ में आ रही कि नहीं। और न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर को ही हम जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। जूल को जे से प्रदर्शित किया जाता है, जूल कहा जाता है न्यूटन मीटर को, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होगा, और न्यूटन मीटर ही क्या कहलाएगा, जूल कहलाएगा, और जूल को जे से हम प्रदर्शित करते हैं। फिर अब कह रहा है कि वर्क डन इज ए पॉजिटिव, वर्क डन क्या है हमारा, पॉजिटिव कहलाएगा। कब कहलाएगा पॉजिटिव, कह रहा है कि वर्क डन इज ए पॉजिटिव, ठीक है, वर्क डन इज ए पॉजिटिव if the angle between the force and displacement is acute or when the displacement is in the direction of the applied force। कह रहा है कि वर्क डन पॉजिटिव कहलाएगा जब क्या हो कि एंगल, जो कोण बने, वो बल लगाने वाला और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो है एक्यूट एंगल बने। एक्यूट एंगल अगर बन रहा है तो क्या कहलाएगा, वह पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। और या हम कहें कि जिस डायरेक्शन में हम उसको ढकेलना चाह रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो चली जाए तो वह क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा, या उसका वर्क डन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में कहलाएगा। एक्यूट एंगल में बनेगा तो सीधी सी बात है, जिधर हम बल लगा रहे हैं एक्यूट एंगल में ऐसे बनेगा नीचे की तरफ कोण, तो ये आगे की तरफ सरकेगी। और जब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल माने इधर पीछे की ओर डायरेक्शन आ जाएगा। देख लो सीधी सी बात है, एक्यूट एंगल की बात जो कही गई है वो इस तरह कही गई है, ये एक्यूट एंगल बन रहा है अप्लाइड फोर्स के बीच में, तो एक्यूट एंगल जब भी बनेगा तो ये वस्तु कहां जाएगी, फेंकी भी जाएगी तो जाके इधर प्रोजेक्ट हो जाएगी। अगर यही ऑब्ट्यूज एंगल इस तरह का बन जाए, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए तो हम इधर फेंकेंगे, वस्तु जाके पीछे गिर जाएगी। तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर बन जाए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर एंगल ऑब्ट्यूज बन जा रहा है तो निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। वो एक नंबर में पूछ भी सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है वर्क लगाने वाले डिस्प्लेसमेंट में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो किधर होगा, निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो उस कंडीशन में ये निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है कि वह निगेटिव वर्क डन कहलाएगा। तो हमने पहला बताया कि वर्क डन दो प्रकार का हुआ, कार्य दो प्रकार का हुआ, एक धनात्मक कार्य, एक ऋणात्मक कार्य। धनात्मक कार्य वह कार्य है जो कि हम जिधर बल लगा रहे हैं उसी दिशा में उसका विस्थापन भी कर रहे हैं, तो वह धनात्मक कार्य कहला रहा है। ऋणात्मक कार्य वह कार्य है कि बल लगाए और बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो गया। हम आगे की तरफ फेंक रहे, गेंद उछल के पीछे चली गई, बॉलर आगे की तरफ फेंकना चाह रहा, कभी हाथ घुमाया पीछे की तरफ गेंदा फेंका गई, तो वह क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा, धनात्मक कार्य नहीं होगा। और उस दिशा में क्या होगा, उस दिशा में जो बल लगाने वाली वस्तु है
उससे वो न्यून कोण पे न जाके अधिक कोण पे चला जाएगा वो बाल। तो ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट होने के लिए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होने के लिए जो बल लगाया जाए वह न्यून कोण पे लगना चाहिए। वह क्या कहते हैं कि अधिक कोण पे नहीं लगना चाहिए। अधिक कोण पे अगर बल लग जाएगा तो वह निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा और वह निगेटिव वर्क डन कहलाएगा। हमको लग रहा है इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। फिर वर्क डन ऑन ए ऑब्जेक्ट बाय ए फोर्स वुड बी जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर किसी वस्तु पे लगाया गया बल के फलस्वरूप उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मतलब कि विस्थापन नहीं होता। जैसे हमने बताया कि बहुत बड़ा बक्सा है, उसको आप ढकेल रहे हैं और ढकेलते समय उसमें विस्थापन चवन्नी भर नहीं हो रहा है, जस का तस वो बक्सा वैसे ही पड़ा हुआ है, तो वहां डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन नहीं कहा जाएगा, उसको हम कार्य का होना नहीं कहेंगे। कार्य का होना जब ही कहेंगे जब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, अदरवाइज जब कार्य का होना नहीं कहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग अनदर पाथ, ठीक है, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज अलोंग द tangential direction. Therefore, the angle between the direction of motion and of the force is 90 degree. Hence, no work is done on the body when moves in a circular path. कह रहा है कि कोई वस्तु जो है 90 अंश के कोण पर अगर फेंकी जाए, 90 अंश के कोण पे अगर हम ऊपर फेंक देंगे ऐसे टेंजेंट के लिए, तो क्या होगा, वह सीधे ऊपर जाएगी, फिर आके टप से वहीं पे गिर जाएगी। जैसे तुमने सुना होगा कि तेंदुलकर ने गेंद उछाल दी और गेंद सीधे ऊपर उठ गई, एकदम 90 अंश के कोण पे उठ गई, तो बॉलर आके उसी स्थान पे उसको बढ़िया से कैच करता है। वो क्या होता है, 90 अंश के कोण पे जब भी कोई कार्य होगा तो वो वर्क डन नहीं कहा जाएगा। ये सर्कुलर पाथ में भी होता है। सर्कुलर पाथ में क्या होता है, अगर हम लगातार वृत्ताकार पथ पे कोई चीज घुमाए तो वो एक क्या कहते हैं, एक ही पथ पे घूमती रहती है, वो कहीं दूर नहीं जाती है। उसकी जो मेन बिंदु है, जो सर्किल का जो सेंटर है, उससे दूरी नहीं बदलती है। सर्कुलर पाथ में मोशन में उसकी सर्किल से दूरी, जैसे कुम्हार की चाक घूम रही है तो चाक का जो सर्कुलर पाथ है वो कहीं दूरी बदल के नहीं जा रहा है कि दूर चला गया, वो एक ही जगह नाच रहा है। चाहे लट्टू है एक जगह नाच रहा है, सर्कुलर पाथ पे नाच रहा है, तो वहां पे वर्क डन नहीं कहा जाएगा। अगर एक ही जगह नाच रहा है, तो अगर हट के चला जा रहा है दूसरी जगह, तब तो क्या कहते हैं, वर्क डन है, डिस्प्लेसमेंट हुआ। वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। हाथ में रस्सी बांध के ऐसे से पत्थर नहीं घुमाते हैं लड़के, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हाथ में कोई रस्सी बांध के पत्थर उसमें बांध लिए और उसको ऐसे से गोल गोल घुमा रहे खूब चारों ओर, तो वहां पे वर्क डन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पत्थर जा ही नहीं रहा है कहीं, एक निश्चित पाथ पे चारों ओर घूम रहा है, अपने ही पाथ पे घूम रहा है कई जगह, तो वो वर्क डन नहीं कहा जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। या दूसरे तरह से समझ लो कि एक गोला बना है, उसमें सारे बच्चे उसी गोले में दौड़ रहे हैं, खाली दौड़ रहे इधर से उधर, तो वो फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो उनमें विस्थापन नहीं हो रहा है। वो 90 डिग्री पे क्या कहते हैं, अगर देखा जाए टेंजेंट से, तो कहीं विस्थापन नहीं कर रहे, बस एक ही दिशा में क्या कहते हैं, एक ही जगह पड़े हुए हैं, तो वहां पे क्या होगा, वर्क डन नहीं कहलाएगा। एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी पोजेसेस एनर्जी। अब हम एनर्जी की परिभाषा बता दें। अब तक हमने वर्क डन की परिभाषा बताई कि कार्य किसे कहते हैं। कार्य आपको हमने बता दिया, उसमें डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। हमने पॉजिटिव और निगेटिव कार्य बता दिया आपको। इसके बाद ये वाला जो हमारा चैप्टर का पहला पॉइंट था, ये हमारा समाप्त हो गया। वर्क किसे कहते हैं, वर्क वाला जो पोर्शन था वो आपको क्लियर हो गया होगा इतने में। और नहीं क्लियर होगा तो इसकी रिकॉर्डिंग जो होगी उसको देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब जो हम पूछ रहे हैं वो एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी माने होता है ऊर्जा। एनर्जी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। दूसरी चीज है ऊर्जा। अब हम लोग भोजपुरी में कहते हैं श्रवण नहीं है। श्रवण माने हमारे अंदर क्षमता नहीं है। श्रवण माने होता है क्षमता। क्षमता का मतलब होता है कि हम उसको कम नहीं कर नहीं सकते। हमने कहा अरे भाई आदित्य इस बक्से को उठा के वहां रख दो। आदित्य बोला कि हमारे श्रवण नहीं है कि हम बक्सा उठा पाए, हमारे श्रवण नहीं है कि हम चौकी उठा पाए। तो ये क्या है, क्षमता।
और वही क्या है, एनर्जी। किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है वही एनर्जी कहलाती है। कोई वस्तु जो कार्य करने की अपने अंदर कैपेसिटी, इसको अंग्रेजी में डिफिनीशन अगर लिखी जाए तो लिखा जाएगा कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो कैपेसिटी होती है किसी के अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है वही एनर्जी कहलाती है हमारी। हमारे अंदर क्षमता है 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, तो ये कार्य करने की हमारे अंदर क्षमता है, क्योंकि हम दौड़ सकते हैं, वहां तक कार्य कर सकते हैं, तो हमारी एनर्जी कहलाएगी। अगर मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं 5 गो ईंटा इकट्ठे लेके छत के दूसरे मंजिल तक पहुंच सकता हूँ, तो वहां पे मैं वर्क डन कर सकता हूँ। जब वर्क डन करने की हमारे अंदर क्षमता उत्पन्न होगी तो उसी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। एनर्जी लेवल किसे कहेंगे, जब वर्क डन करने की हमारे अंदर क्षमता उत्पन्न हो, हमारे अंदर कोई चीज विशेष उत्पन्न हो जाए, क्षमता उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु में जो कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा या स्टैटिकल एनर्जी, जो भी हो। तो वो हम क्या कहते हैं, दो प्रकार की होती है। पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक पोटेंशियल। हाँ हाँ, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा को कहते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जो है स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो गति विशेष के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, गति करने के फलस्वरूप जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो। जैसे कोई मोटरसाइकिल दौड़ते हुए आ रही है, तो उसके अंदर गति करने के कारण ऊर्जा है, वह क्या करेगी, जिससे टकराएगी, जिस आदमी से टकराएगी हड्डी गोड्डी तोड़ देगी, वो गति के कारण ऊर्जा है। तुम साइकिल बहुत तेज चला रहे हो, तो साइकिल में गति के कारण एक गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। अगर तुम जिससे टकराओगे उसको वो एनर्जी दोगे तो उसका पैर तोड़ दोगे और उसको चोट लगेगी, उसको नुकसान पहुंचेगा, तो ये गति के कारण ऊर्जा है। ट्रक दौड़ता हुआ आ रहा है तो उसकी गति के कारण ऊर्जा है, वह काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, के माने गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर पे भी चर्चा कर लो कि ये किस पे डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान के। काइनेटिक एनर्जी जो हमारी प्रोपोर्शनल है वह किसके है, दूसरी चीज प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। अब पहली बात पे करते हैं, द्रव्यमान पे हम बात करते हैं। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा ऑटोमेटिक बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ जाएगी, द्रव्यमान यम है, हमने साइकिल ले लिया, साइकिल चला के हम जा रहे हैं, उसी पे हमारा भार मान लीजिए कांस्टेंट है, 1 कुंटल का भार है, साइकिल का भार हमने ले लिया, तो साइकिल का भार प्लस मेरा भार मिलके द्रव्यमान हो जाएगा, स्पीड उसकी भी हो जाएगी, और जब हम उसको देखेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वह कम रहेगी। उसकी तुलना में जब हम ही बैठे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ गए, तो हमारा द्रव्यमान और मोटरसाइकिल का द्रव्यमान मिलके बढ़ जाएगा, और जब हमारा और मोटरसाइकिल का द्रव्यमान बढ़ा तो सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी तुरंत ही बढ़ गई। अब मतलब मैं साइकिल चला के जा रहा था और सामने हमारे आदित्य खड़े, चाहे कोई खड़ा है, साइकिल का टायर धीरे से पैर पे चढ़ गया, तो कहेंगे अरे चढ़ा दिए इस पे भाई, पैर पे सर चढ़ा दिए, बड़ा दिक्कत हो गई, हल्का सा छीला ना जाएगी। लेकिन वही वो मोटरसाइकिल को उसी स्पीड से धीरे से चढ़ा दूं पैर पे, तो कहोगे अरे बाप रे बाप, लग रहा है कि एकदम काट दिए, गोड़वे काट के रख दिए। तीसरी चीज है, अगर हम ट्रक है, ट्रक पे बैठ गए हैं, ट्रक का द्रव्यमान और मेरा द्रव्यमान जुड़ेगा तो बहुत अधिक हो जाएगा, वो थोड़ा भी आगे बढ़ेगा तो उंगली को चटनी बना देगा। पैर पे अगर टायर चढ़ गया तो वो चटनी बना देगा। चटनी बनाने का कारण यह है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी मास के कारण ही बहुत ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी दो बातों पे डिपेंड कर रही है, एक भी पे और एक यम पे। यम का मान जब बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यम का मान घटाएंगे यानी द्रव्यमान घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगा। ये ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा का मान कम और अधिक कब होगा, गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगा जब हम द्रव्यमान का मान बढ़ा देंगे। द्रव्यमान का मान घटा दिए तो वहां पे गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। वेग का मान बढ़ाएंगे
तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तेज स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, मोटरसाइकिल कहा जाता है 40 की स्पीड पे चलाइए, लड़के हैं 100 की स्पीड पे चलाते हैं। 100 की स्पीड चलाएंगे तो जान लो यहाँ v स्क्वायर होगा। v का मान जब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाओगे तो v का मान स्क्वायर में बदलेगा, 100 गुणे 100 हो जाएगा। और एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा है तो 40 गुणे 40 हो रहा है, तो 4 चौक के 1600 और वो हो जाएगा 10,000। तो 1600 और 10,000 के बीच में बहुत का अंतर है। एनर्जी 10,000 वाले के पास बहुत ज्यादा रहेगी, वो जहां एक्सीडेंट छुआएगा उसके बाद उसके बचने के, हाथ पैर टूटने की पूरी संभावना बन जाएगी। और जो 1600 की जो जा रही थी उसकी जो v स्क्वायर का मान आ रहा था, वह क्या होगा, उसको कम चोट लगेगी। ये देखिए फिजिक्स पढ़ के हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं इसका। तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, गतिज ऊर्जा का मान डिपेंड करेगा यम पे और भी पर। ये किसी वस्तु की गति विशेष के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारे पास जो डिफिनीशन है वह यह है कि स्थिति विशेष के कारण, कहीं विशेष स्थिति पे कोई चीज रखी हो और उसके कारण उसमें ऊर्जा संरक्षित हो। जैसे छत के ऊपर कोई बारजे पे ईटा रखा गया है तो वो स्थिति विशेष के कारण उसमें ऊर्जा है। अगर कोई लड़का धीरे से पुश कर दे ईटा को तो नीचे खड़े वाले व्यक्ति का सर फोड़ देगा। क्यों होगा, क्योंकि वह उसमें स्थितिज ऊर्जा संकलित है। और ये पीई का मान जो होता है ये डिपेंड करता है यम जी एच, वेयर यम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी इज द ग्रेविटी ऑफ अर्थ और एच क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितनी ऊंचाई पर वह वस्तु रखी गई है। यानी पीई प्रोपोर्शनल हो गया, पहली चीज प्रोपोर्शनल हुआ यम के, और पीई प्रोपोर्शनल हो गया एच के, और पीई प्रोपोर्शनल हो गया स्मॉल जी के। तो स्मॉल जी को तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि हर जगह इसका मान पृथ्वी पे कहीं पे भी रहेंगे वह बराबर रहेगा। अब बात करते हैं यम और एच पे ही पीई का मान डिपेंड कर रहा है। एच और यम पे पी का मान डिपेंड करने का मतलब हुआ कि हाइट जितना बढ़ाएंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसमें बढ़ती जाएगी। तुम देखते होगे फिल्मों में हीरोइन को दिखाता है आत्महत्या करने जा रही है तो पहाड़ की चोटी पे चढ़ने लगती, दौड़ने लगती है। क्यों दौड़ती है, वो जानती है कि पोटेंशियल एनर्जी वहां से ज्यादा बनेगी और वहां से गिरेंगे तो बचने के बाद हमारी संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि जब ज्यादा ऊंचाई से कोई गिरेगा तो उसको ज्यादा चोट आएगी। तुम अपने घर में कुर्सी पर से कूद के देखो, चोट नहीं लगेगी। एक टाण पर से कूद के देखो, थोड़ा उससे ज्यादा चोट लगेगी। छत पर से कूद जाओ, देखो पहला मंजिल से घोड़ टूटेगा, दूसरे मंजिल से कूदोगे कमर की हड्डी टूट जाएगी, और तीसरे मंजिल से जब कूदोगे तो बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी, मर के खत्म हो जाओगे। तो ये क्या कहते हैं कि स्थिति विशेष के कारण तुम जो पोजीशन अपनी ले जा रहे हो हाइट पे, उस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। एक बात बता दें, एक छोटा सा इतना बड़ा टुकड़ा पत्थर का अगर हम ले लें और उसको सामान्य रूप से नीचे खड़े व्यक्ति के सर पे गिरा दें, उसको सर पे चोट नहीं लगेगी। वही एक मंजिला के ऊपर से उसको धीरे से सरका के गिराए, सर पे आके अगर उसके गिरे तो वो कहेगा अरे बाप रे बाप लग गई चोट। अगर वो 5 मंजिले से गिर जाए तो ज्यादा चोट मारेगा, अगर 50 मंजिले से गिरेगा तो हो सकता है सर में छेद कर दे वो। ये इतनी खतरनाक पोजीशन होती, वही 10 ग्राम का टुकड़ा कई चीजें कई जगह कर रहा है। तो एमजीएच जो है ये आपके किस पे, द्रव्यमान पे निर्भर है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो चोट ज्यादा लगेगी, छोटा सा टुकड़ा गिरेगा तो थोड़ा कम चोट, और बड़का ईंटा गिर गया सर पर ऊपर से पहले मंजिल से तो ज्यादा चोट, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। तो ये डिपेंड कर रहा है द्रव्यमान पे। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर हमारा क्या कहते हैं कि हाइट ऊंचाई बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। कभी कभार सुने होंगे ऊपर जो सीलिंग फैन होता है हमारा, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। कभी कभार सुने होंगे चलते हुए सीलिंग फैन गिर गया और आदमी के सर पे गिरा, आदमी मर गया, तो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर रखा है। और उसको हम कहीं रोज देखने नहीं जाते हैं कि उसका नट बोल्ट कसा है कि ढीला हो गया है कि चलते चलते नट बोल्ट कट गया है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। कई साल से टंगा रहता है, 20 साल 25 साल तक। कोई व्यक्ति साल में एक बार भी सीलिंग फैन पे ध्यान नहीं देने जाता है कि उसका नट बोल्ट कस गया है
कि ढीला हो गया है कि खराब हो गया है, इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण जब वो टूट के गिरता है जब सरकारी विभागों में, तो उस कंडीशन में हमको पता चलता है कि आदमी की मौत हो गई। वो पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही ऐसा होता है। जो लोग मरने की कोशिश करते हैं या तो बहुत ऊंची पहाड़ी पे जाते हैं, या नहीं तो बिल्डिंग के चौथी मंजिला पे चढ़ के कूदते हैं। अगर 50 मंजिला बिल्डिंग है तो 50 मंजिला से चढ़ के कूदते हैं। उसके पीछे उनका रीजन यही रहता है कि हम नीचे गिरे तो बचे नहीं, हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उतने ही जल्दी उनका नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो एनर्जी किस पे डिपेंड की है? दो बातों पे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दो चीजें हुई। स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग हम बांध में भी करते हैं। बांध देखे हो गए, ये तो हमने तुमको मरने जीने की सब बात बता दी, कहोगे कि आत्महत्या करने का तरीका बता रहे हैं। बिजली के बांध जो है बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं नदियों पे, और बांध में पानी इकट्ठा किया जाता है, पानी की स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। टरबाइन नीचे लगा देते हैं, और जब ऊंचाई से पानी गिरता है झरझर झरझर, तो तेजी से स्पीड में रहता है, और उस कंडीशन में वो क्या करता है, टरबाइन के पंखों को तेजी से नचाने लगता है, और नचाने के फलस्वरूप हाइड्रो इलेक्ट्रिक उसमें हम उत्पन्न कर लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का हम पानी में भी प्रयोग कर लेते हैं। झरने पर से देखते हो कि ऊंचाई से जो पानी गिरता है, वो पानी गिरते गिरते नीचे पत्थर को काट देता है। जहां पे झरना गिरता है लगातार, वहां पत्थर के टुकड़े को काट देता है। तो कहीं पे घर पे देखो टंकी भी लगाए होगे, टंकी अगर खोलोगे तो जहां फर्श बनाए होगे, फर्श वाले स्थान पे टंकी उतनी ही ऊंचाई से पानी गिरते गिरते क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी के कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण उसको काट देगा, और काटने के फलस्वरूप वो क्या हो जाएगा, तुमको पता चल जाएगा कि कितना उसमें पावर है। अब देखो कह रहा था, चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है? ऊर्जा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है। जैसे हमने क्या किया, गेंद को ऊपर फेंका, गेंद को ऊपर फेंका तो हमने गतिज ऊर्जा दी। गेंद एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचकर उस गतिज ऊर्जा को अपने अंदर संकलित कर ली, और अंत बिंदु पे जहां पे जाकर वो गेंद ऊपर रुक रही है क्षण भर के लिए एकदम, वह क्या है, वहां पे उसकी वो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, और वो फिर स्थितिज ऊर्जा लेकर क्या करती है, फिर वापस नीचे आती है। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरण ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या कर सकते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं। फिर एनर्जी एग्जिस्ट इन नेचर इज सेवरल फॉर्म सच एज काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। हमारे पास जो प्रकृति में जो उपलब्ध ऊर्जा है वो कई प्रकार से है। एक तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, फिर उसके बाद हीट एनर्जी है, ऊष्मीय ऊर्जा भी हमारे पास है, और आपको केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, जो रसायनों के द्वारा उत्पन्न होती ऊर्जा, उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी वस्तु की जो जोड़ होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं, जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो जोड़ है वही क्या कहलाएगा, हमारा यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल ऊर्जा कहलाएगी। ये आपको याद रखना चाहिए। गतिज और स्थितिज कह दिया जाए, पर पूछ दिया जाए यांत्रिक ऊर्जा से क्या समझते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आदित्य, ये चैप्टर पढ़ाया गया स्कूल में ना? सर नहीं पढ़ाया? नहीं सर, अभी तो ग्रेविटी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज जब पढ़ाएंगे तो सर ये बताएंगे आपको
कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और एक बात आपको बता दें, जो कार्य की मात्रक होता है वही मात्रक ऊर्जा का भी होता है, और उसको हम कहते हैं जूल। कार्य को भी जूल में नापा जाता है और ऊर्जा को भी हम क्या करते हैं, जूल में ही नापते हैं। क्लियर है ना? हेलो, हेलो, यस सर। क्लियर समझ में आ रहा है? तो जो कार्य की ऊर्जा होती है वही क्या होती है, इसकी भी इस ऊर्जा का भी मात्रक होता है। जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक है, जूल। अब आपको एक बात और बता दें कि फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है। फॉर्म माने ऊर्जा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। अदर हमने तो ये पढ़ लिया कि एक गतिज ऊर्जा है, एक स्थितिज ऊर्जा है, एक तो हमने यांत्रिक ऊर्जा बता दी आपको, ठीक है, और एक हमने केमिकल एनर्जी बता दी। इसके अलावा भी हीट एनर्जी बता दी। तो इसमें कई तो फॉर्म है। एक जैसे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है साउंड एनर्जी, ध्वनि के कारण भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्वनि अगर ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती तो हम क्या करते, बहरे नहीं होते बहुत तेज आवाज सुनने पर। लाइट एनर्जी, प्रकाश की भी ऊर्जा होती है। प्रकाश एनर्जी को क्या करते हैं हम, केमिकल एनर्जी में चेंज करके बैटरी चार्ज करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखते हैं। तो वहां पे क्या है, वो हम प्रकाश की एनर्जी उपयोग करते हैं, उसे लाइट एनर्जी कहते हैं। केमिकल एनर्जी जो सेलों में उपयोग की जाती है वो रासायनिक ऊर्जा है, वो केमिकल एनर्जी कहलाएगी। हीट एनर्जी जो तुमने देखा होगा कि ताप विद्युत ग्रह में विद्युत को बनाने के लिए हीट का प्रयोग किया जाता है, कोयले को जलाया जाता है। या जो रेलगाड़ी का इंजन चलता था उसमें भी हम हीट का प्रयोग करते थे। हम भले स्टीम गर्म करते थे तो स्टीम किसके द्वारा गर्म होती थी, वह आपके क्या कहते कि ताप के द्वारा गर्म होती थी, कोयला जलाने के फलस्वरूप गर्म होती थी। तो उसको हम क्या कहते थे, हीट एनर्जी कहते थे, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने आपको बता ही दिया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी कन्वर्टेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इससे टिक करके हमारे भेज दो, ठीक है। खाली से बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये क्या है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित की जा सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी का बताए हैं कि एनर्जी को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और इसे हम क्या कर सकते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको कुछ नहीं कर सकते। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको लिखने को आ सकता है कि द्रव्यमान, अरे सॉरी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताइए। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह बताता है कि हम ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको हम हटा नहीं सकते। ये सोचें कि इसको हम खत्म कर देंगे तो खत्म नहीं होती है ऊर्जा, सिर्फ एक अवस्था से गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। बिजली चलाते हैं, बिजली स्टार्ट करते हैं तो विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, पंखा चलने लगता है। तो हमको वहां पे क्या है, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता है। अब देखिए, अब आपको क्लियर कट बता दे रहे हैं, जहां पे है शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इससे आपको याद करने में बड़ी सुविधा रहेगी। जो चीज मैं दे रहा हूं उसको थोड़ा सा गंभीरता से लेना लो। और इसको, अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास, हाँ अभी आपको स्क्रीन शेयर में आप देख लीजिएगा। जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये आपको क्या कहते हैं कि याद करने में इस चार्ट से
काफी सुविधा आएगी। ये देखिए चार्ट आपके सामने है, इसमें वर्क एनर्जी के हमने दिखाए हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी और पावर क्या क्या चीज है उसके बारे में डिटेल दिया गया है। देखिए इसमें बताया गया है एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी के बारे में यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एमजीएस से प्रदर्शित करते हैं। और काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, दो ठो शाखा बनाई गई है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में प्रदर्शित किया जाता है। दूसरे फॉर्म हमने जो अभी आपको बताया, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी है। फिर हमने एक बात बताई एनर्जी क्या और भी चीजें बताए, एनर्जी की डिफिनीशन बताई कि कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, ये भी लिख सकते हैं, या कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यूनिट हमने बताई कि न्यूटन मीटर है इसका यूनिट, इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी हम कहते हैं। अगर इसका बीमी सूत्र लिखने को आ जाए तो यम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होगा। और कंजर्वेशन किया जाए तो 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल बराबर है 10⁻7 अर्ग, इसको याद कर लेना। ठीक है, वाइल पुशिंग ए वॉल, हमने आपको बताया जब आप दीवार को धक्का देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0, इसलिए वर्क डन इज 0। ये पूछा जा सकता है कि जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो वर्क डन क्या हुआ, तो वर्क डन उस समय 0 हो जाएगा, क्योंकि जब वॉल को धक्का दिया जाएगा तो वहां पे वर्क डन हमारा 0 आएगा। फिर अदर में हम आते हैं, वर्क डन फार्मूला हमने दे दिया, W बराबर Fs यानी कि फोर्स, और S इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। पावर हमने रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कार्य कर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। पावर माने होता है शक्ति, शक्ति किसे कहेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब इसमें फार्मूला क्या है, पावर जो क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम होगा, वर्क अपॉन टाइम, या इसको हम कह सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, दोनों चीजें इसकी हैं। ठीक है, डायमेंशन अगर इसका हम ले, बीमी सूत्र ले तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, और यूनिट इसकी जूल पर सेकेंड होती है। पावर की जो यूनिट है जूल पर सेकेंड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने आपको बताया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर इस चार्ट पेपर को आप बना लेंगे तो आपके पास सुविधा हो जाएगी और आप आसानी से सवालों को हल कर पाएंगे। तो जितनी चीजें इस चैप्टर में थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अभी चर्चा के बाद हम आगे चलते हैं इसमें। अब जैसे क्वेश्चंस किस प्रकार के आपके पास आ सकते हैं वो मैं बता रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और क्या क्या आ सकता है वो आप जानिए। ठीक है, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हमको याद करना है। जैसे पावर को हमने आपको बता ही दिया पूरा। अब कुछ चीजें हैं, जैसे जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस 1 मीटर अलोंग ए लाइन ऑफ एक्शन ए फोर्स। कह रहा है कि जूल क्या है, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और उसमें डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर का होता है, 1 न्यूटन का बल लगाने के फलस्वरूप यदि डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो तो क्या हो जाएगा, कार्य जो है 1 जूल कहलाएगा। 1 जूल की डिफिनीशन अगर लिखने को आ जाए तो सीधी सी बात है कि 1 जूल क्या है, हमने बताया कि कार्य की इकाई जूल है। कार्य का फार्मूला बताया F गुणे यस, F गुणे डी, F गुणे डी यह मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अगर 1 ले लिया जाए और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर ले लिया जाए, यानी किसी वस्तु पर अगर 1 न्यूटन का बल लगाए और उसमें विस्थापन अगर 1 मीटर का हो रहा है तो किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल होगी। फिर मोशन क्या है, ए चेंज इन ए पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। गति क्या कहलाती है, किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति परिवर्तन को गति कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु की समय के साथ, जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे उसकी गति बदलेगी। तो किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं।
फोर्स की डिफिनीशन आपको बता दी गई है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो सबसे छोटी दूरी होगी वह प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है उसी को विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये ध्यान रखना, जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, अधिकतम दूरी नहीं, जो न्यूनतम दूरी होगी वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। एनर्जी की परिभाषा आपको बता दी गई, काइनेटिक पोटेंशियल ये आपको बता दी गई। इसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो गुरुत्वाकर्षण व्हेन वर्क डन इन रेजिंग ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ग्राउंड टू ए पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। जो वर्क डन किया जाता है ग्रेविटी के विपरीत उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जिसके कारण क्या कहते हैं कि हम ऊपर गेंद को फेंक के ऊंचे स्थान पर जो उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो उसमें आई है ऊर्जा, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। पावर की डिफिनीशन हमने बता दी कि पावर जो है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर का मतलब हुआ कि कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। फिर अगला है 1 किलोवाट आवर क्या होता है? जो तुम्हारे यहाँ 1 यूनिट बिजली उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट 1 किलोवाट आवर इज ए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1000 वाट के अगर क्या कहते हैं कि चीजों को अगर 1 घंटा लगातार जलाएं, जैसे मान लो हीटर हमारा 1000 वाट का है, चाहे हमारे पास कोई भी हो, रूम हीटर हो, चाहे तापने वाला हीटर हो, चाहे खाना बनाने वाला हीटर हो, चाहे इंडक्शन हो, अगर उसको 1000 वाट पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 घंटा लगातार, तो हमारी जो ऊर्जा खपत होगी वह 1 किलोवाट आवर होगी। उसी को हम 1 यूनिट कहते हैं। वही क्या कहलाती है? 1 यूनिट कहलाती है। ये भी पूछ सकता है कि 1 यूनिट से आप क्या समझते हैं? तो 1 यूनिट क्या है? 1000 वाट को अगर 1 घंटा जलाया जाए तो 1 यूनिट बिजली की खपत होती है। इसे किलोवाट आवर या 1 यूनिट कहते हैं। जो हमारे यूनिट आती है बिजली की, मीटर से आके नाप के जाते हैं, तो यूनिट इसी पे डिपेंड करती है। फिर 1 वाट ऑफ पावर क्या कहलाता है? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। अगर 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में किया जाए तो उसे 1 वाट पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। 1 वाट की शक्ति क्या है? यदि 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में किया जाए। 100 वाट की शक्ति क्या है? 100 जूल कार्य 1 सेकेंड में किया जाए तो वह 100 वाट कहलाएगा। हमारी बात को समझिए। 50 वाट क्या है? अगर 50 जूल कार्य 1 सेकेंड में किया जाए तो वह 50 वाट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो आदित्य दुबे, क्लियर हुआ? यस सर। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें अब जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपको पूछ रहे हैं और आप लोग क्या कहते हैं इसको सुनते चलिए और देखते चलिए। जैसे पहला प्रश्न जैसे आपका बन सकता है, इन केस ऑफ निगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। हमने बताया कि निगेटिव वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर एंगल लेके पूछे जाए कि 0 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 110 डिग्री होना चाहिए, तो कौन सा सही होगा? तो 110 डिग्री सही होगा, क्योंकि निगेटिव वर्क के लिए हमने एंगल बताया था वह ऑब्ट्यूज एंगल आना चाहिए। निगेटिव वर्क होने के लिए ऑब्ट्यूज एंगल आना चाहिए। हमें क्या कहते हैं कि एक्यूट एंगल नहीं चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर आएगा तो निगेटिव वर्क डन होगा, अदरवाइज पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए गर्ल इज कैरिंग ए स्कूल बैग ऑफ 3 किलोग्राम मास on her back and moves 200 meter on a leveled road. The work done against the gravitational force with is g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो इसका क्या कहते हैं कि वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? कह रहा है कि एक लड़की 3 किलोग्राम के बैग को अपने पीठ पर लाद कर 200 मीटर लेवल्ड रोड पर चलती है।
मतलब लड़की जो है 3 किलोग्राम का बस्ता पीठ पे लादे है और यहाँ पे ये लड़की है, ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे 3 किलोग्राम का बस्ता यहाँ पे लोड की है और ये लेवल रोड पे यहाँ तक आती है और यहाँ पे आके ये फिर 3 किलोग्राम का बस्ता यहाँ पे इसको लदा हुआ है और पूछ रहा है वो चली कितना है, वह चली है 200 मीटर। 200 मीटर चली, 200 मीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रही है, कुल 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है और जी का मान दिया है, जी बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी का मान क्या कहते हैं कि दे रखा है और कह रहा है कि उसके द्वारा किया गया, कह रहा है कि लेवल रोड द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत उसके द्वारा किया गया कार्य। ध्यान से सुनिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा वो बता सकते हैं? अब ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह यह होगा एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, चली गई डिस्टेंस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान क्या होगा यहाँ पे, थीटा 90 डिग्री पे, क्योंकि उसका बैक जो है जमीन से 90 अंश के कोण पर ऊपर रखा गया है, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा का मान हो जाएगा 0, कॉस 90 ये हो जाएगा कॉस 90, ये कॉस 90 का मान होता है 0 अंश, हम पढ़ाए थे जब त्रिकोणमिति तो उसमें बताए थे, और इसका मान हो जाएगा 0। उसके द्वारा वर्क डन 0 हो जाएगा। ये तो हमने आपको थ्योरी के अनुसार बता दिया। अब प्रैक्टिकल में भी समझ लो कि वर्क डन क्यों नहीं हुआ। वो पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, इसके नहीं कि चलने के अगेंस्ट नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स 90 अंश पे लग रहा है, बस्ता पहले भी यही था, बस्ता अब भी यहीं पे 200 मीटर चलने के बाद भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा है, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। वह कोई परिवर्तन जहां पीठ पे लगा था पीठे पे है, ये नहीं कि पेट से पेट पे आ गया या जमीन पे चला गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जहां पे था वहीं पे है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए कार्य नहीं हुआ, 0 कार्य हुआ। फिर कह रहा है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहला कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हमेशा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। फोर्स अप्लाइड, जो बल लगाया गया उस पर डिपेंड करता है, ये भी आंसर नहीं होगा। किस पे नहीं डिपेंड करता वो हमको बताना है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इस पे भी डिपेंड करता है। एंगल हमने बताया था एक्यूट एंगल होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर क्या कहते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो निगेटिव डायरेक्शन में वर्क डन हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे क्या कहते हैं, डिपेंड नहीं करता है वर्क डन, इसलिए यही आंसर इसका क्या है, सही है। फिर कह रहा व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन द टोटल, देन इट्स टोटल एनर्जी, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है। अगर कोई वस्तु मुक्त अवस्था में ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, कह रहा इंक्रीजेज होगी, बढ़ेगी, डिक्रीज होगी, घटेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, या रिमेन्स कांस्टेंट, एक समान बनी रहेगी। तो कांस्टेंट, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। फिर कह रहा ए कार इज एक्सेलरेटेड ऑन ए लेवल्ड रोड एंड अटेन्स ए वेलोसिटी 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। एक कार जो है अपनी सीधी सड़क पे ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल करने का मतलब हुआ यात्रा कर रही है, चल रही है। एक कार जो है सीधे चल रही है लेवल रोड पे, इस तरह से लेवल रोड है, गाड़ी यहाँ थी और चल के यहाँ पे आ गई, ठीक, ये ट्रेवल कर रही है लेवल रोड पे, ठीक है। एंड अटेन्स वेलोसिटी 4 टाइम्स इस इनिशियल वेलोसिटी, अगर यहाँ v है तो यहाँ पे 4v इसकी वेलोसिटी हो जा रही है, v क्या कर रही है, 4 गुना हो जा रही है। कह रहा है इन दिस प्रोसेस द
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार क्या होगी, वह क्या हो जाएगी? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार क्या होगी वो बता सकते हैं? 16 गुना। हाँ, क्यों होगी? क्योंकि गतिज ऊर्जा ही कन्वर्ट होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा होगी के बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर का मतलब हुआ शुरू में पहले कंडीशन में वी स्क्वायर था, और के वन और के टू का मान क्या हो जाएगा, हाफ एम, 4 है तो 4 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा हाफ एम, 4 चौक के 16 वी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 16 हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि पहले वाली एनर्जी से इसकी एनर्जी क्या हो गई, 16 गुना हो जाएगी, 16 गुना ज्यादा हो जाएगी। यानी कि करा है कि becomes twice to that of an initial, becomes 4 times initial, becomes 16 टाइम इनिशियल। तो 16 टाइम्स इनिशियल इसकी एनर्जी हो जाएगी, 16 गुना ये प्रारंभिक एनर्जी का हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को? हेलो, अगला है an iron sphere of mass 10 kilogram has the same diameter of the aluminum sphere of 3.5 किलोग्राम। एक लोहे का गोला है जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, और उसी साइज का एक एल्युमिनियम का गोला है जिसका द्रव्यमान 3.5 किलोग्राम है। बोथ स्पीयर आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टावर। एक टावर पर से दोनों को क्रमशः गिराया जाता है। When they are 10 मीटर above the ground, they have the same। क्या है, अगर वो कह रहा है कि 10 मीटर ऊपर है जमीन से, तो उनमें क्या चीज बराबर होगी? कह रहा है एक्सीलरेशन, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एक्सेलरेशन। देखिए क्या है, उसका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग रहेगा, द्रव्यमान पे डिपेंड कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी भी mgh पे डिपेंड करती है, इसलिए हम अलग अलग है, तो ये भी अलग अलग आएगा। ये सीधी सीधी बात है कि हमारा नहीं रहेगा। मोमेंटम क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो वह संवेग कहलाएगा। तो द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान अलग अलग है तो उसका मोमेंटम भी अलग अलग होगा। सिर्फ एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम रहेगा, उनका एक्सीलरेशन सेम रहेगा। मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आएगी। फिर कह रहा है वाटर स्टोर्ड इन ए डैम पोजेसेस, जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है बांध में, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? तो सीधी सी बात हमने अभी बताया था, पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। वो स्थितिज ऊर्जा के कारण रहता है, जब उसको छोड़ते हैं तो वही क्या करता है, चलाने का काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h, ठीक, आफ्टर इट हैज फॉल्स ए हाइट h/2 इट विल पोजेसेस। कह रहा है कि एक वस्तु को h ऊंचाई से नीचे की ओर गिराया जा रहा है। वस्तु है, उसको h ऊंचाई से हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। h ऊंचाई पर है और उसको हम नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, फॉल्स करा रहे हैं, नीचे गिर रही है, इस तरह से गिर रही है, और ये हाइट h है, ठीक है, h हाइट पे है, और इसको हमने क्या किया है, नीचे की ओर गिराना चालू किया है। ये वस्तु जब h/2 ऊंचाई पे पहुंची है, मतलब यहाँ पे आ गई, मान लीजिए यहाँ पे ए बिंदु पे थी और ये बी बिंदु तक उसको पहुंचना था, सी पे आ गई है, सी की दूरी h/2 है, ठीक है। तो कह रहा है कि इट पोजेसेस, इसमें क्या होगा, कह रहा है ओनली पोटेंशियल एनर्जी, केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओनली काइनेटिक एनर्जी, उसमें केवल गतिज ऊर्जा होगी। तीसरी चीज है हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी, आधी गतिज ऊर्जा और आधी स्थितिज ऊर्जा होगी। और मोर काइनेटिक एनर्जी लेस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक ऊर्जा ज्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो देखिए क्या है, पहला जो ऑप्शन दिया है ओनली पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रहती, ए बिंदु पर रहती, तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती, क्योंकि वहां पे रहने पे उसकी एच ऊंचाई पे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा रहेगी। जब वो गति में आ गई है, रास्ते में आ गई है,
तो उसमें गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी जो थी उसकी, उसकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। क्योंकि वह आधी ऊंचाई तक आई है तो आधी पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा में और आधी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में पड़ी रहेगी। ये दोनों प्रकार की ऊर्जा उसके अंदर होंगी। h ऊंचाई पर उसकी ऊर्जा h/2 ऊंचाई पर ऊर्जा क्या होगी, आधी पोटेंशियल एनर्जी और आधी गतिज ऊर्जा में रहेगी, इसलिए हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी वाला जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या नहीं है। एक दिया है जूल, दूसरा दिया है न्यूटन मीटर और किलोवाट आवर, तो इसमें कौन, और एक दिया है किलोवाट। तो ऊर्जा की इसमें कौन सी यूनिट नहीं है, हमने बताया जूल ऊर्जा की इकाई है, न्यूटन मीटर भी ऊर्जा की इकाई है। ये ध्यान रखिए, न्यूटन मीटर जब जूल क्या है, हम क्या कहते हैं, एक न्यूटन मीटर जो होता है वही एक जूल कहलाता है। तो हमने बताया था कि एक न्यूटन मीटर एक जूल के बराबर है, इसलिए ये दोनों क्या है, ऊर्जा की इकाई है। इसमें किलोवाट आवर जो हम लेते हैं वो अभी ऊर्जा नापता है, विद्युत ऊर्जा नापता है। जो मीटर की हमने बताई यूनिट वो क्या है, किलोवाट आवर में निकाली जाती है। एक घंटा में कितना किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न खर्च की गई है वही एक यूनिट कहलाती है। तो वह क्या है, वो किलोवाट आवर भी हमारी एनर्जी में आएगा, सिर्फ किलोवाट जो लिखा है वही क्या कहते हैं कि एनर्जी के यूनिट में नहीं आएगा, यही आंसर हमारा गलत है। फिर कह रहा है द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, द अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट है सेम यूनिट। कह रहा है कि जूल के अलावा और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो जिनकी यूनिट सेम होती है। वर्क की एनर्जी बता रखा है, वर्क की इकाई जूल होती है, कार्य की जो इकाई होती है वह जूल में नापा जाता है। तो इसके अलावा वेलोसिटी जूल में नापी जाती है, कि फोर्स नापा जाता है, कि पावर नापा जाता है जूल में, कि एनर्जी नापी जाती है। तो हमने बताया कार्य और एनर्जी, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक एक होता है जूल, तो वह क्या होगा, ऊर्जा ही उसको उस रूप में नापी जाएगी। अगला है द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन ए हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एम्बलिशमेंट्स इज। क्या है, कमर्शियल यूनिट क्या होती है, जूल होती है, कि वाट होती है, कि किलोवाट होती है, कि किलोवाट आवर होती है। तो घर में जो हमारे विद्युत ऊर्जा खपत होती है उसकी कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। हम उसको किसमें नापते हैं, किलोवाट आवर में ही नापते हैं। फिर कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ फॉर पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, हमने बताया शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो वर्क डन अपॉन टाइम, पर सेकेंड कितना कार्य किया जा रहा है वही उस वस्तु की क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। तो पावर के लिए हो गया, पावर P बराबर हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम, पावर बराबर होगा वर्क डन अपॉन टाइम। यही क्या कहते हैं कि शक्ति की डिफिनेशन थी, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, ये शक्ति कहलाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। अब रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ। रीजन एक दिया रहता है कि कारण दिया है, उसका फिर दूसरे में क्या कहते हैं कि रीजन दिया रहता है, क्या रीजन है। तो इसमें कह रहा है पहला कि बोथ ए और बी दोनों अगर सही हैं तो हम क्या करेंगे, पहला आप ए मार देंगे। अगर दोनों में से एक गलत है, अगर हमारा रीजन गलत है तो बी मारेंगे। इस तरह से कुछ दिया है। अब हम जैसे पढ़ रहे हैं, कह रहा है 40 किलोग्राम गर्ल इज रनिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, द वर्क डन बाय द गर्ल इज 0। कह रहा है कि एक लड़की एक सर्कुलर पाथ पे 40 किलोग्राम की है और वह 1 मीटर रेडियस वाले वृत्ताकार पथ पर लगातार गति कर रही है, उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। ये बात सत्य है, क्योंकि हमने बताया जब सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमाते हैं तो वहां पे कार्य क्या होता है, 0 होता है। फिर इसका रीजन दिया है, इन द केस डिस्प्लेसमेंट इज 0 आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन।
इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट रोटेशन के बाद 0 हो जाता है, इसलिए ये कथन गलत है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक रोटेशन जैसे ही पूरा करेगी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 होने पे क्या हो जाएगा, उसका जो कार्य किया गया है वो 0 हो जाएगा। इसलिए ये रीजन और कथन दोनों चीजें क्या है, सही है। रीजन और कथन दोनों क्या है, सही है। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन है, सर अब वर्क डन। क्या रहने दें सर, फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अच्छा ठीक है, तो इसके बाद क्या कहते हैं कि कल पढ़ना, आई बात समझ में। तो इसका सेकेंड सर। पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, नहीं तो शाम को जुड़ेंगे। उसको चार्जर में लगा के आगे बढ़ाओ, चार्जर में लगा के क्लास करो। हेलो, अभी जी बहुत सर। समय बचा है, आदित्य 30 मिनट बचा है, उसको चार्जर में लगाओ तुरंत, अब वहां बैठ जाओ चार्जर में लगा के। नहीं तो हम फिर, इतना समय नहीं है, परीक्षा एकदम नजदीक है, हमको खत्म कर लेने दो आज। क्लियर है? हेलो हेलो। यस सर। ऑप्शन रखा करो, बीच में फालतू मत बोला करो। इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, इसको मैं यूट्यूब पे डालूंगा, क्योंकि इसी से फिर रिवीजन करना 1-1.5 घंटा देख के। फिर कह रहा है अगला कि वर्क डन इज डिफरेंट वाइल क्लिंबिंग ऑन स्टेयर ऑफ यूजिंग लिफ्ट। कह रहा है कि वर्क डन जो है, हम क्या कहते हैं कि अलग अलग होता है जब हम चढ़ते हैं स्टेयर ऑफ लिफ्ट के। लिफ्ट के जब हम क्या कहते हैं कि क्लिंबिंग कर रहे हैं स्टेयर्स पे, मतलब सीढ़ियों पे चढ़कर, तो वो वर्क डन अलग अलग होगा। रीजन दिया है, वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है, रीजन दे रहा है, वर्क डन जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम चीज की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? तो दूसरा कथन सही है कि किसी वस्तु का कार्य करना जो है, उसकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि बीच बीच में हम क्या कहते हैं कि उसको डिस्प्लेसमेंट को नाप के निकालें, अलग अलग आएगा, ये नहीं सही है। तो पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। फिर कह रहा है, एनर्जी पोजेस्ड बाई ए रोलिंग स्टोन इज काइनेटिक एनर्जी। एक घूमते हुए पत्थर में जो लुढ़कता हुआ जा रहा है, जैसे गेंद लुढ़कते हुए जा रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ये बात सही है, क्योंकि गतिज ऊर्जा के कारण क्या कर रही है, वह गति कर रही है। रीजन दिया है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज डन ड्यू टू द मोशन। जो गति के कारण क्या होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये भी इसका कथन सही है। फिर यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। एनर्जी और ऊर्जा और कार्य की इकाई एक ही होती है। ये कथन क्या है, सही है। ये वाला कथन सही है। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जूल। कॉमर्शियल एनर्जी जो होती है जूल होती है। ये कथन गलत है। पहला कथन सही है और दूसरा कथन क्या है, 100% गलत है। तो दूसरा कथन हमारा गलत कहलाएगा। अगला है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेगा वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी। इट्स वेलोसिटी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किससे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। इस बात पे है ये। तो कह रहा नहीं, ये दूसरा कथन गलत है। इट्स डज नॉट विलोड the law of conservation of energy. Potential energy is converted into total mechanical energy. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, एंड हैंस रिमेन्स कन्वर्टेड। इसलिए वो कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में बदलती चली जाती है। तो ये इसमें बता दिया है। फिर कुछ आपको केस स्टडी दिया रहेगा, केस स्टडी पे आपके सवाल आएंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा कैसे कैसे आते हैं। वो उसकी हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि केस स्टडी के सवाल हमको नहीं बताना है। ठीक है,
अब इसमें कुछ आपके क्वेश्चंस दिए होंगे एनसीईआरटी में, उनको पूछा होगा, उसका आप क्या कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर करेंगे, सवालों को हल कर लेंगे आज। जो नहीं आएगा उसको मैं कल बताऊंगा आपको, वो आप क्या कहते हैं कि उसको नोट कर लेंगे और नोट करके उसको कल हमसे हर हाल में लगवा लेंगे। तो इतनी ही बात हमको कहनी थी आपसे। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। इसका दूसरे पार्ट में हम लोग सवालों का सलूशन देखेंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट के बाद दूसरा पार्ट भी जरूर देखना लोग। थैंक यू।